द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 5। अब इस एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से शुरू होती है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि कैंसस शहर में बागी लोगों का अब फेडरा कैंप पर कब्जा हो चुका था। ये वही बागी लोग हैं जिनकी लीडर कैथलीन थी, और उसके लोग एक एक कर सबको मौत के घाट उतार रहे थे। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को कैथलीन द्वारा बंदी बना लिया गया था। अब चूंकि कैथलीन द्वारा हेनरी की तलाश जारी थी, इसलिए वह बंदी बनाए गए लोगों से उसके बारे में पूछताछ करती है। लेकिन सामने से कोई जवाब न मिलने पर कैथलीन उन सबको मार डालने का ऑर्डर दे देती है, जिसे सुन इतने में ही एक सहमा हुआ आदमी सामने आता है और कैथलीन को सारी जानकारी देते हुए बताता है कि एडल्स्टीन नामक एक डॉक्टर हेनरी की मदद कर रहा है और वह लोग शहर के नीचे की टनल्स का सहारा लेकर वहां से भागने वाले हैं। खैर, इतना सब बताने के बाद भी कैथलीन उन बंदी बनाए गए सभी लोगों को मौत के घाट उतार डालती है, क्योंकि उसे मुखबिर लोगों से सख्त नफरत थी, जिनकी वजह से उसका भाई माइकल फेडरा के हाथों मारा गया था। और उस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही वह पैरी से हेनरी को जल्द से जल्द ढूंढकर मारने का ऑर्डर दे देती है। वहीं दूसरी ओर हम एक बार फिर से उन्हीं दो अनजान लोगों को देखते हैं जिन्हें हमने एपिसोड 4 की एंडिंग में देखा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि हेनरी और उसका छोटा भाई सैम थे, जो खुद को कैथलीन और उसके लोगों की नज़रों से बचाते हुए डॉक्टर एडल्स्टीन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पहुंचने पर उनका सामना उसी बूढ़े शख्स से होता है जिसे एपिसोड 4 में कैथलीन द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एडल्स्टीन थे, जो उन दोनों को अपने सेफ हाउस में छुपने के लिए पनाह देते हैं। अब डॉक्टर के पूछने पर हेनरी उन्हें बताता है कि उसके पास बहुत कम राशन बचा है, इसलिए मौका मिलते ही उन्हें जल्द से जल्द किसी और जगह जाना होगा। पर कैथलीन और उसके लोगों ने शहर में इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी कि हेनरी का उस जगह से निकलना बेहद मुश्किल हो चुका था, जहां देखते ही देखते 10 दिन का वक्त बीत जाता है। अब हेनरी के पास सिर्फ एक ही खाने का कैन बचा था, जिसे वो डॉक्टर के वापस आने पर साथ में शेयर करने वाले थे। लेकिन उनके वापस न आने पर हेनरी समझ चुका था कि डॉक्टर एडल्स्टीन राशन ढूंढने के दौरान पकड़े जा चुके हैं, इसलिए वह सैम के साथ मिलकर अब दूसरी किसी लोकेशन पर निकलने का फैसला करता है। वह नन्हे सैम का हौसला बढ़ा ही रहा होता है कि तभी अचानक सेफ हाउस के बाहर गोलीबारी की आवाज़ गूंज उठती है। सैम खिड़की से बाहर देखता है तो कैथलीन के लोग किसी अनजान शख्स पर गोलीबारी कर रहे थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि जोल और एली थे। जहां जोल को अकेला उन लोगों से लड़ता देख हेनरी समझ चुका था कि वह सिर्फ उसी आदमी की मदद से उस शहर से बाहर निकल सकता है। अब रात होने पर हेनरी और सैम चुपके से जोल और एली का पीछा करते हुए उनके रूम में पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि जोल ने रास्ते में कांच के टुकड़े गिरा दिए थे, जिनसे संभलते हुए वे दोनों आगे बढ़ते हैं और मौका मिलते ही अपनी बंदूकें जोल और एली पर तान देते हैं, ताकि वे दोनों किसी तरह का शोर न मचाएं। अब उन दोनों को शांत करते हुए हेनरी उनसे कहता है कि वह यहाँ किसी की जान लेने नहीं आया है, उन्हें तो बस थोड़ा सा खाना और छुपने की जगह चाहिए है। साथ ही वो उन्हें बताता है कि वह लोग जल्दी उस शहर से बाहर निकलने वाले हैं, और अगर जोल चाहे तो वह भी उनके साथ आ सकता है। खैर, अब बातों के दौरान जोल के पूछने पर हेनरी उसे बताता है कि पहले उस शहर पर फेडरा का कब्जा हुआ करता था, जहां आए दिन उन लोगों का जुल्म हर दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे तंग आकर कैथलीन के भाई माइकल और उसके कुछ साथियों ने मिलकर बागी लोगों की एक टोली बनाई और धीरे धीरे फेडरा के लोगों का सफाया करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अपनी किसी मजबूरी के चलते हेनरी ने फेडरा के लोगों से माइकल की मुखबरी करके उसे मरवा दिया, जिसके चलते अब कैथलीन और उसके लोग हेनरी और उसके भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। अब अगली सुबह होती है और वह सभी वहां से निकलने की प्लानिंग में जुट जाते हैं, जहां हेनरी उन्हें बताता है कि अगर उन्हें बिना किसी की नज़र में आए उस शहर से बाहर निकलना है तो उन्हें शहर की अंडरग्राउंड टनल से होकर गुजरना होगा। जिसे सुन जोल उसे कहता है कि अगर उसके पास पहले से एक प्लान है तो वह अकेला ही अपने भाई को लेकर क्यों नहीं चला गया। जिस पर हेनरी उसे बताता है कि यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी साल पहले फेडरा के लोग इन्फेक्ट होने पर लोगों को अंडरग्राउंड टनल्स में फेंक देते थे, जिसके चलते धीरे धीरे वो टनल्स भरने लगी, जहां अब उन टनल्स में इन्फेक्टेड की तादाद इतनी हो चुकी थी कि वह इन्फेक्टेड लोग कभी भी ज़मीन फाड़ कर ऊपर आ सकते थे। लेकिन साथ ही वो उन्हें हौसला देते हुए कहता है कि शायद वह टनल्स अब खाली हो सकती हैं, क्योंकि जिस फेडरा के आदमी से उसने मुखबिरी की थी
उसने ये बताया था कि 3 साल पहले सभी इन्फेक्टेड्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके चलते अब हो ना हो उनके पास वही टनल्स एक आखिरी ऑप्शन बची हैं। और ज़्यादा वक्त न गवाते हुए वे सभी टनल्स में दाखिल होते हैं और कुछ अंदर जाकर वे देखते हैं कि वो टनल्स वाकई में खाली पड़ी थी। जहाँ कुछ और आगे बढ़ने पर वे सभी एक रूम में पहुँचते हैं जो कि उन लोगों का हो सकता था जो इन्फेक्टेड ना होने पर भी उन टनल्स में रह रहे थे और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। खैर, अब हेनरी जोल से कहता है कि शाम होते ही वह लोग अपना आगे का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कैथलीन और उसके लोग उन्हें अपनी मंजिल से पहले ही पकड़ लें। जहाँ इसी बीच हम सैम और एली को भी देखते हैं, जिनकी बॉन्डिंग धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। दरअसल सैम ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह अपने भाई हेनरी पर डिपेंड हो चुका था, जो उसे साइन लैंग्वेज से अपनी बातें लिख और बोलकर समझाया करता था। जहाँ हेनरी को हाल ही में ये पता चला था कि सैम ल्यूकेमिया नामक एक बीमारी से ग्रसित है और जिसका इलाज सिर्फ फेडरा ग्रुप के पास ही अवेलेबल है, और अपने इकलौते भाई की जान बचाने के लिए वो ना चाहते हुए भी फेडरा ग्रुप से हाथ मिला लेता है और सैम की दवाइयों के बदले अपने लीडर माइकल की मुखबरी फेडरा ग्रुप से कर देता है, जिसकी मौत के बाद अब कैथलीन और उसके लोग उन दोनों की जान के दुश्मन बन चुके थे, जिसने उस शहर पर कब्जा करने के बाद डॉक्टर एडल्स्टीन को भी मौत के घाट उतार दिया था, जो कि सैम को जिंदा बचाए रखने की एक आखिरी उम्मीद थे। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और अंधेरा होते ही वे चारों टनल क्रॉस कर शहर से बाहर निकल आते हैं, जहाँ रास्ते के दौरान एली उन दोनों को भी अपने साथ व्योमिंग चलने के लिए कहती है कि तभी अचानक एक पुराने घर की छत से कोई स्नाइपर गोलियां चला देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कैथलीन का ही आदमी था, जो उसके कहने पर शहर से बाहर छुपकर पहरा दे रहा था। लेकिन इसी बीच जोल पीछे से छुपकर उस घर में दाखिल हो जाता है, जहां पहुंचने पर वो देखता है कि एक बूढ़ा शख्स उस रूम में बिल्कुल अकेला बैठा था, जो जोल पर भी हमला करने की एक नाकाम कोशिश करता है, पर जोल के हाथों मारा जाता है। अब छानबीन के दौरान जोल को पता चलता है कि उस बूढ़े शख्स ने काफ़ी देर पहले ही कैथलीन को उन चारों की सूचना दे दी थी, जिसके चलते कैथलीन अब किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती थी। अब जोल खिड़की से उन तीनों को भागने के लिए कहता है, पर इतने में ही कैथलीन अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाती है, जहां एली को मौत के मुंह में जाता देख जोल उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि तभी अचानक अब अपनी जान बचाकर वह तीनों एक गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं, और इतनी बड़ी टोली को देख जोल भी फायरिंग करना बंद कर देता है। अब कैथलीन सामने आती है और हेनरी और उसके भाई को सरेंडर करने के लिए कहती है, जिसे सुन गाड़ी के पीछे छिपा हुआ हेनरी एली से कहता है कि वह सरेंडर करने जा रहा है, इसलिए एली उसके भाई सैम को लेकर वहां से चुपके से भाग जाए, क्योंकि हेनरी नहीं चाहता था कि उसका भाई सैम कैथलीन की कैद में मारा जाए। अब जैसे ही हेनरी कैथलीन के सामने आता है कि तभी अचानक और पलक झपकते ही रनर्स और क्लिकर्स की सेना जमीन के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाती है। ये वही इन्फेक्टेड थे जिन्हें सालों पहले फेडरा ने शहर की टनल्स में कैद कर दिया था, जहां देखते ही देखते उन इन्फेक्टेड लोगों की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती है, और हेनरी को छोड़ अब कैथलीन के लोग इन्फेक्टेड लोगों से सामना करना शुरू कर देते हैं। जहां चारों तरफ इतनी हलचल देख वे तीनों बचते हुए वहां से भागने लगते हैं, जिसे देख जोल घर की छत से उनका बचाव करते हुए दिखाई देता है। अब इस अफरा तफरी के बीच एक बारी को तो सबकी सांसें थम ही जाती हैं, जब कैथलीन के लोगों का सामना एक ब्लूटर से होता है, जिसे देख कैथलीन का वफादार पैरी कैथलीन की जान बचाने के लिए खुद उस ब्लूटर से भिड़ जाता है। कैथलीन तो भागने में सफल हो जाती है, पर पैरी उसके हाथों मारा जाता है। अब भागते हुए कैथलीन का सामना एक बार फिर से हेनरी से होता है, जिसे देख वह उन तीनों पर अपनी बंदूक तान देती है कि तभी अचानक और इस तरह वो चारों वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और रात बिताने के लिए एक सेफ हाउस में पनाह लेते हैं। यहाँ शहर के हालात देख जोल हेनरी से कहता है कि उसे भी व्योमिंग सिटी चलना चाहिए, जिसे सुन हेनरी के पास भी उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ सैम और एली भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए फिर से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में जुट जाते हैं, और हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हुए अपनी कुछ बातें एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं। जहां बातों ही बातों में सैम एली से रोते हुए कहता है कि हमले के दौरान एक इन्फेक्टेड ने उसके पैर पर काट लिया था,
जिसे देख एली एकदम दंग रह जाती है, मानो कि उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई हो। लेकिन सैम को मायूस देख एली उसे अपना घाव दिखाते हुए उसे भरोसा दिलाती है कि वह इम्यून है और सैम को भी ठीक कर देगी। जहाँ इसी बीच वो अपना ब्लड निकालकर सैम के उस जख्म पर लगा देती है और सैम को भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। खैर, अब अगली सुबह होती है और सैम को फिर से मायूस देख एली उसके पास जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, नन्हा सैम उस पर हमला कर देता है और अपने भाई सैम को एली पर हमला करते देख हेनरी ना चाहते हुए भी उस पर गोली चला देता है, जिसे देख जोल हेनरी को शांत करने के लिए उससे गन वापस मांगता है, पर इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, हेनरी भी खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। अब जोल और एली उन दोनों को दफनाकर उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, जहां एली कुछ वक्त सैम की कब्र पर बिताती है, क्योंकि सैम सुन नहीं सकता था। इसी वजह से इन्फेक्टेड होने के बाद भी वो किसी की आवाज़ नहीं सुन पाया था। लेकिन एली के बुलाने पर ही वो एली पर हमला करता है, जिसके चलते एली उसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई देती है, क्योंकि वह कोशिश करने के बाद भी नन्हे सैम को नहीं बचा पाई थी। और सैम और हेनरी को पीछे छोड़ वो दोनों व्योमिंग सिटी की ओर रवाना हो जाते हैं, जहाँ इस तरह इस एपिसोड का अंत हो जाता है।